और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है, योगी ने जो कहा था डॉन का इस वक्त यही हाल है। ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, डॉन जो कह रहा है उसको दोहरा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक को गाड़ी में बिठा लिया गया, फिर साबरमती से चलने के लिए साबरमती से निकला तो डॉन वही कह रहा था जो बात योगी कह रहे थे। सुनिए जरा। पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, फिर से जेल से निकाल के निपटा दिया जाएगा। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। लेकिन आज मुझे धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते में फिर से जेल से निकाल के निपटा दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर निपटा दिए जाओगे और किसी न किसी बहाने से बुलाया जाएगा। हमारे पति और जोड़ की हत्या कराना चाहती है जेल से बाहर। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है जनता। योगी आदित्यनाथ के शब्दों को आपने सुन लिया। जो बात वो कह रहे हैं वो अकेले अतीक नहीं कह रहा है। जरा देखिए कौन कौन है जो उस डर को दोहरा रहा है। योगी कह रहे हैं इनका हाल क्या हो गया है, तो इनका हश्र ये हो गया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, योगी ने यही बात कही थी, अब ये क्या कह रहे हैं देखिए। ये कह रहे हैं, अतीक कह रहे हैं पुलिस की नीयत सही नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे मारने के लिए ले जा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी पेशी हो सकती थी। इससे पहले कह चुके हैं अतीक कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाह रहे हैं। अब देखिए जरा, जो बात योगी कह रहे हैं वही बात ये दोहरा रहे हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी ने धमकी दी है। इन्होंने कहा 2 हफ्ते में जेल से निकालकर निपटा दिया जाएगा। इनको भी निकाला जाना था जैसे अतीक को लाया जा रहा है। इन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए अभी जेल से पेश होंगे। गाड़ी कभी भी पलट सकती है, ये इन्होंने कहा था। असद जो फरार है इसी डर से, असद को भी एनकाउंटर का डर है। अब तक 60 ठिकाने बदल चुका है और अपने साथ कई हथियार भी लेकर चल रहा है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। क्यों? इन्हें भी डर है। यूपी के लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि डॉन डरे हैं, सहमे हैं। जो बात योगी दोहरा रहे हैं वही यूपी के लोग दोहरा रहे हैं। सुनिए। देखिए, पैंट गीली नहीं हरी पीली नीली कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी के राज में माफियाओं के अंदर भय का एकदम प्रवास हो चुका है। पुराने गलत कार्य करते चले आए हैं, जैसे अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, उनका बुलडोजर भी चल रहा है और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। सीएम योगी अतीक ही नहीं, अतीक के जैसे जितने भी दोषी अपराधी हैं सभी के ऊपर शिकंजा कसा हुआ है और सभी की पैंट गीली है। यहाँ की अतीक और उनके अपराधी नहीं, अपराधियों की जड़ तक उखाड़ के फेंकने का कार्य कर रही है। अतीक हो या मुख्तार हो या कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश में एक डर का, एक भय का जो माहौल है अपराधियों के अंदर, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखाया है। जितने भी माफिया हैं आज या तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर हैं या वो जेल में हैं। अतीक ऐसे जो माफिया थे, आज हर एक अपराधी की, हर किसी की पैंट गीली हो गई है। हर कोई अपराध करने में डर रहा है, सोच रहा है 4 बार। योगी जी की सरकार में अब हर एक अपराधी डर रहा है। अब आइए, अब मैं आपको लिए चलता हूं अतीक की वैन जो अभी फिलहाल रास्ते में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है अतीक की वैन यूपी 70 AG 4063। इस वैन में अतीक को लेकर आ रहे हैं। आगे भी आप देख रहे हैं दोनों तरफ गाड़ियों का काफिला चल रहा है। इस तरह अतीक को लेकर आया जा रहा है। आइए इस वैन के अंदर आपको लिए चलते हैं। इस वैन में अतीक बैठा हुआ है, अतीक के साथ पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। कैसी वैन है, वैन के अंदर क्या कुछ इंतजाम है वो दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये गेट खुला, ये आगे प्रेस कीजिए, ये अतीक आ गए और
अंदर चलते हैं इस वैन के और अंदर अतीक से बात करते हैं। आइए। तो अतीक वैन में बैठा है, सामने आप देख रहे हैं अतीक बैठा है। अतीक के बगल में आपको नजर आ रहा है एक पुलिस वाला बैठा है, यूपी पुलिस। इसी तरह की वैन है। वैन में आप देखिए सीसीटीवी कैमरे, एक इधर लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अतीक का सफर बहुत लंबा है। साबरमती से गाड़ी चली है, अतीक वैन में बैठा है। बहुत से ख्याल चल रहे होंगे इस दौरान अतीक के कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, क्योंकि गाड़ी में चढ़ते ही कहा है अतीक ने कि ये मुझे मारना चाहते हैं। तो इसलिए अतीक के जहन में ये भी चल रहा है कि कहीं ये गाड़ी पलट ना जाए जिसमें अतीक सवार है। तो प्रयागराज लाया जा रहा है साबरमती जेल से अतीक को। वैन में बिठाने से पहले अतीक का पहले मेडिकल कराया गया था और बताया यह जा रहा है कि डर इतना था, इतना खौफ था कि अतीक अहमद का बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर। जिस वैन में अतीक को लाया जा रहा है ये बहुत हाईटेक है। इसे आप देखकर समझ सकते हैं कितनी हाईटेक वैन बनाई गई है। वैन में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरों की मदद से लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है। यानी ये जो कैमरे आप देख रहे हैं ये सिर्फ यहां नहीं लगे हुए हैं, लखनऊ में दिखाई दे रहा है कि वैन में कौन कौन बैठा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे काफिले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस वैन के आगे भी गाड़ियां चल रही हैं, पीछे भी, दोनों तरफ गाड़ियां चल रही हैं, आगे पीछे दोनों तरफ। हाईटेक वैन में इसका जो गेट है मैं आपको बताऊं, इसके गेट पर एक मशीन लगी है जिसे कहते हैं बायोमेट्रिक लॉक की व्यवस्था है। वहां जाकर जब एक एक्सेस कार्ड होता है, कई बार आप होटल्स में गए हो तो वहां एक एक्सेस कार्ड जाकर आप पंच करते हैं, उसके बाद कमरा खुलता है। उसी तरह का एक्सेस कार्ड इस वैन में अंदर दाखिल होने के लिए भी है, तभी अतीक अंदर बैठ पाए आकर। पुलिस कर्मियों के कपड़े पर, ये जो बैठे हैं पुलिस वाले, इनके कपड़ों पर एक खास कैमरा लटक रहा है, बॉडी कैम। इन कैमरों में से अतीक की पल पल की लोकेशन ली जा रही, क्या कर रहा है अतीक, किस वक्त, क्या हाव भाव है, यह सब पता चल रहा है लखनऊ में। साबरमती से प्रयागराज की दूरी, ये जो सफर है 1300 किलोमीटर लंबा सफर है। जो अभी गाड़ी चलाना है ड्राइवर को 1300 किलोमीटर तक चलाना है, इसीलिए 2 ड्राइवर हैं, बीच में ड्राइवर बदले भी जाएंगे, अदला बदली भी होगी 4-4, 5-5 घंटे के दौरान। अतीक को प्रयागराज लाने में करीब 24 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कल दोपहर तक प्रयागराज पहुंच जाएंगे अतीक। अतीक को वैन के अंदर ही, इसी वैन में इनको खाना भी दे दिया जाएगा। वॉशरूम के लिए जरूर बाहर जाएंगे ये। 400 किलोमीटर के सफर के बाद इस वैन की जांच की जाएगी पूरी, और रास्ते में भी अतीक को रोका जाएगा एक आध जगह जहां उनको जरूरत होगी। साबरमती के बाद यह काफिला राजस्थान में जरूर रुका था पीछे, और डूंगरपुर में के बीछीवाड़ा थाने में काफिला रोका गया था कुछ देर के लिए। बताया गया कि यह गाड़ी कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ खराबी आ गई गाड़ी में, और उसके बाद अतीक को गाड़ी से बाहर निकाला गया। काफिले के साथ चल रही दूसरी जेल वैन में खराबी आई थी, यह बताया गया, और जेल वैन में खराबी के बाद उसकी मरम्मत हो गई। उसके बाद यह काफिला आगे बढ़ा है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। देखिए इस पूरी वैन में जो हाईटेक चीजें हैं, किस तरह से सिक्योरिटी काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए हमारी सहयोगी प्रियंका की। इस सिक्योर वैन में अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा। उसके अंदर की हम आपको तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हमें बताया जा रहा है जो ये हाईटेक जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसमें ये भी एक चीज ध्यान रखी जा रही है कि उसमें आने जाने की जो पुलिसकर्मी साथ में रहेंगे अतीक अहमद के, वो कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है, वो सारी चीजें ध्यान में रखने के लिए। और दूसरी बात ये भी एक जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आप देख सकते हैं इस समय पे वैन के अंदर की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जैसा कि आपने भी बताया कि किस तरह से जो यूपी पुलिस जो यहाँ पर मौजूद होगी, जो बॉडी कैमरा के साथ में भी मौजूद होगी। हमने पिछली बार भी देखा था कि राइट गेरे भी पुलिस के पास में साथ में था, क्योंकि हमने देखा था कि कई सारे जो पिट स्टॉप्स लिए जा रहे थे उसमें बहुत बार अतीक अहमद के मूवमेंट को लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं वैन तो आपने देख ली, वैन के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए, पुलिस वाले भी साथ में हैं। तो देखिए जरा सुरक्षा कैसी है। अतीक को जब उतारा गया है, देख रहे हैं आप, खाकी वर्दी में आपको नजर आ रही पूरी टीम, स्पेशल 30 खास 30 जवान चुन कर ले जाए गए हैं जो खास सुरक्षा में अतीक को लेकर आ रहे हैं। देख रहे हैं खास सुरक्षा में लेकर आ रहे हैं। ये जवान कौन है इनके बारे में आपको बताऊंगा। एक और तस्वीर दिखाई, तैयारी देखिए, देख रहे हैं बॉडी पर कैमरा लगा, इसे कहते हैं बॉडी कैम। बॉडी पर कैमरा लगा है, सबके बॉडी पर कैमरा लगा, यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। कौन इन्हें देख रहा है, ये किसे देख रहे हैं, अतीक क्या कर रहा है, आसपास कौन है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो अत्याधुनिक पुलिस फोर्स के साथ
अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पुलिस फोर्स लैस है जो लेकर अतीक को आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं अतीक को लाने वाले वो स्पेशल 30 कौन से लोग हैं। ये आप देख रहे हैं अतीक को लाने वाले ये खास 30 जवान, फुल प्रूफ सिक्योरिटी में अतीक को लाया जा रहा है। एक इंस्पेक्टर, 30 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुलिसकर्मी आधुनिक हथियारों से लैस है पूरी तरह। कई पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए हैं। कुछ जवान सादे कपड़ों में भी चल रहे हैं जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे। सादे कपड़े में, सिविल ड्रेस में एक शख्स आपके बगल में खड़ा होगा, आपको नहीं पता, लेकिन वो पुलिस। रूट की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और काफिले में एक जीप, 2 जेल वैन शामिल हैं। पुराने रूट से ही अतीक को लाया जा रहा है। साबरमती से उदयपुर, शिवपुरी के बाद झांसी होते हुए प्रयागराज ये काफिला पहुंच जाएगा। यह है अतीक का रूट। अब जरा सुनिए, आपको सुनाने जा रहे हैं अतीक को जब वैन में बिठाया गया, यानी साबरमती जेल जाने के बाद, उम्र कैद की सजा सुनाने के बाद अब जब निकला है तो क्या बोला अतीक, वो सुनिए। हम जेल में थे, हमें नहीं पता। आपके परिवार को भी पकड़ा गया है, बहुत सारे आपके परिजनों को भी पकड़ा गया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अतीक आप? सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? किस तरह से ले जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपहरण में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। सरकार से कुछ मांग है आपकी? हम सरकार से कुछ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को, बच्चों को जुलम न करें। आप सुन रहे थे अतीक को। अब बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल चल रहा है कि पिछली बार भी साबरमती से गाड़ी निकली थी, पलटी नहीं। इस बार फिर साबरमती से गाड़ी निकल रही है। नेता मंत्री कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, यूपी के लोग आवाज उठा रहे थे गाड़ी पलट जाएगी। ये गाड़ी आप देख रहे हैं रात के वक्त सफर में है इस वक्त, यानी प्रयागराज के रास्ते में। तो सवाल यह है कि गाड़ी क्यों नहीं पलटी। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि गाड़ी नहीं पलटेगी। जी हां, गाड़ी नहीं पलटेगी। क्यों नहीं पलटेगी ये मैं बता रहा हूं। आपको पिछली बार बताया गाड़ी पलटेगी, पलटने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है योगी के जहन में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। गाड़ी नहीं पलटेगी। क्यों नहीं पलटेगी? अगर गाड़ी पलटी तो अतीक अहमद खत्म, डॉन खत्म, डॉन का सफाया। डॉन अतीक का साम्राज्य चलाने वाले बहुत से तैयार हो जाएंगे, कोई नया खड़ा हो जाएगा। सीएम योगी डॉन अतीक को जड़ से खत्म कर देना चाहते हैं। अतीक को अगर कानूनी सजा मिलेगी तो एक नजीर बनेगी, सबक बनेगा। जेल की सलाखों में अतीक सजा काटते हुए हर रोज मरेगा। जेल का एक दिन मौत की सजा जैसा होता है। मौत में, फांसी में एक बार में आदमी मर जाता है, हर रोज जेल में रहने वाला रोज मरता है। डॉन जेल में सजा काटेगा, अंजाम से हर अपराधी बाहर डरेगा। न डॉन बचेगा, न ही अपराध करने वाला अतीक अहमद। खुद अतीक भी इसी खौफ के खात्मे से जेल में डरा हुआ है। उमेश मर्डर में डॉन ने खौफ की नई जमीन बनाने के लिए उमेश का मर्डर किया, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो। खुद शाइस्ता ने कहा कि उमेश को मारकर हम इज्जत वापस लाएंगे, आपको याद होगा। तो डॉन अतीक 100 से ज्यादा जिस पर केस दर्ज हो, सोचिए क्या उसे एक बार में एनकाउंटर हो जाना चाहिए जिस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हो। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में डॉन के नाम का खौफ है, यानी पूर्वांचल में। अतीक धमकी दे, एक दौर था जब अतीक धमकी देता था तो कोई एफआईआर तक नहीं लिखता था। एफआईआर हो जाए तो कोई गवाही देने खड़ा नहीं होता था। पुलिस वाले अतीक पर केस करने से भी डरते थे। जज सुनवाई से अपना नाम हटवा लिया करते थे। 40 साल से अतीक ऐसे ही साम्राज्य चला रहा था, कुछ नहीं हुआ। योगी का पहला टारगेट डॉन अतीक का खौफ, कि उसके खौफ को खत्म कर दें। इसके खौफ को खत्म करना है, इसे मिट्टी में मिलाना है, इसके साम्राज्य को। योगी ने डॉन अतीक के खौफ का खात्मा कर दिया है। योगी के सत्ता में आने के बाद अतीक को पहली सजा मिली उम्र कैद। अतीक के खिलाफ अब एफआईआर भी होती है और गवाह भी खड़े हैं। रोज एफआईआर हो रही है अब अतीक के खिलाफ। अतीक एंड कंपनी पर एक नई एफआईआर अब दर्ज हो गई है। 1 करोड़ की रंगदारी में अतीक समेत
13 लोग आरोपी बने, इसलिए गाड़ी अब नहीं पलटेगी। अब अतीक को फांसी होगी या उम्र कैद होगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा 2 एक्स डीजीपी अरविंद जैन साहब और विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस वारंट भी लेकर गई है साबरमती जेल और अतीक अहमद को सुरक्षित पेश करेगी न्यायालय में, जिससे कि उसको पुलिस अभिरक्षा में लिया जा सके। हम सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए वो किसी अनमैन्ड टेस्ला गाड़ी में नहीं है, उसमें हमारे 20-22 जवान भी बैठे हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिनकी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी पलटना कोई कानूनी प्रक्रिया थोड़े ही है। हाँ, अगर कोई दुस्साहस करता है, वो चाहे विकास दुबे हो या अतीक हो, अगर दुस्साहस करेंगे, पुलिस पर आक्रमण करेंगे और पुलिस पर आक्रमण करके उनके ऊपर कातिलाना हमला करेंगे, तो जैसा कि पुलिस की भाषा में कहा जाता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया, जिसके के बारे में मैंने अवगत कराया। इंडियन पिनल कोड धारा 96 से लेकर धारा 106 आत्मरक्षा का अधिकार। एक्स डीजीपी क्या कह रहे थे उनको सुन लिया, लेकिन अतीक की जब गाड़ी चली तो सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। लोग क्या लिख रहे हैं, सबको लग रहा है गाड़ी पलट जाएगी। तो सुशील यादव लिख रहे हैं मौसम बिगड़ने वाला है, अतीक की गाड़ी पलटने वाली है। अमित कोठारी लिख रहे हैं डूंगरपुर में अतीक की गाड़ी खराब हो गई, लगता है कोई खबर आने वाली है। गणेश लिख रहे हैं भरोसा नहीं है, गाड़ी है पलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। रविंदर चौधरी लिख रहे हैं दुबे सर इज वेटिंग, यानी विकास दुबे, सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। सोनू तिवारी ने लिखा मौका देखकर चौका लगेगा, भरोसा रखो। अमित पांडे लिख रहे हैं अतीक को गाड़ी से उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे हैं, नहीं जाना था, गाड़ी पलट सकती है। आइए, ये जो गाड़ी अतीक आ रहा है, अतीक को जानते हैं क्यों ला रहे हैं। अतीक को इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि उमेश का जो मर्डर हुआ, ये तस्वीर में 8-9 लोग दिखाई दे रहे हैं, बेशक गोली चलाते हुए 5 आगे दिख रहे हैं, कुछ गाड़ियों में बैठे थे, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी, इसकी कहानीकार कौन था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो थे अतीक। अतीक को इसीलिए लेकर आया जा रहा है और अतीक को लाने के बाद उनसे सवाल किया जाएगा, उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं रिमांड रूम और दिखाते हैं क्या सवाल पूछे जाएंगे उनसे। आइए। डॉन को रिमांड लेने के बाद रिमांड रूम में ठीक इस तरह लाकर रखा जाएगा। अतीक को रिमांड रूम में लाकर रखा जाएगा और अतीक मौजूद होंगे रिमांड रूम के अंदर, क्योंकि बहुत से सवाल किए जाने अतीक से। उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई, सबसे पहला सवाल अतीक से यह किया जाना है। इसके अलावा अतीक से पूछा जाएगा कौन कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल थे और जेल में, क्योंकि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी साजिश साबरमती जेल में रची गई। तो एक और सवाल होगा कि आखिर जेल में अतीक से मिलने के लिए कौन कौन आया था, असद कहां छिपा हुआ है, इस सवाल का जवाब भी अतीक को देना होगा। असद से पूछा जाएगा कि अतीक से पूछा जाएगा कि तुमने असद को पैसे भेजे, साथ ही साथ इस पूरे हत्याकांड में अतीक के भाई अशरफ का रोल क्या है, इसका जवाब भी अतीक को देना होगा। उमेश की हत्या से पहले एक वीडियो कॉल हुई थी, आपको याद है वो वीडियो कॉल जो मुस्लिम हॉस्टल में हुई थी, उसमें अतीक भी था, उस वीडियो कॉल से जुड़ा सवाल होगा। साथ ही साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता का हत्या में क्या रोल है, जो शाइस्ता फरार है अब तक। अतीक से पूछा जाएगा तुमने क्यों कहा था, क्योंकि अतीक ने शाइस्ता से उमेश की हत्या के बाद आखिरी कॉल पर कहा था 18 साल बाद चैन से सोया हूं, यह बात क्यों की थी। उमेश मर्डर से असद के लिए क्या प्लान बनाया था कि असद कहां जाएगा, कहां छिपेगा। मर्डर के प्लान में अशरफ का आखिर रोल क्या है, शूटर बार बार अशरफ से मिलने क्यों जा रहे थे, इस सवाल का जवाब भी देना होगा। और हत्या में तुम्हारी बहन नूरी का क्या रोल है, इसका जवाब भी अतीक को देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि बहनोई की गिरफ्तारी हुई, एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम्हारे बहनोई इखलाक ने शूटरों को क्यों छिपाया, गुड्डू मुस्लिम और बाकी शूटर इस वक्त कहां छिपे हुए हैं। ये सारे सवालों के जवाब अतीक को रिमांड के दौरान देने पड़ेंगे। अब क्या अतीक प्रयागराज में रखा जाएगा या वापस साबरमती जेल जाएगा, कैसे कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं
वकील आदित्य जायसवाल। देखिए, जिस क्षण अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की जांच से संबंधित मैजिस्ट्रेट से उसकी पुलिस हिरासत की मांग करेगी। अदालत द्वारा दी गई पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अतीक अहमद को न्यायिक हिरासत भेज दिया जाएगा और पुलिस जांच प्रक्रिया पूरी करेगी। जांच प्रक्रिया पुलिस करने के बाद पुलिस मैजिस्ट्रेट के समक्ष एक फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। चूंकि ये मामला 302 आईपीसी का है, इस मामले में संबंधित मैजिस्ट्रेट इस केस को सेशन कोर्ट में कमिट करेंगे, जहां पर इस केस का ट्रायल चलेगा। अब आपको बताता हूं कि आखिर अतीक ने उमेश की हत्या की क्यों। आपको बताऊंगा कि अतीक के गुर्गों ने उमेश को उल्टा टांग दिया था, एक इमारत से उल्टा लटका दिया था कि गवाही दी तो फेंक दिए जाओगे। देखिए जरा किन किन दौर से गुजरे उमेश पाल। राजू पाल हत्याकांड में उमेश गवाह थे। हालांकि सीबीआई ने राजू पाल का नाम गवाही से हटा दिया था। उमेश पाल ही हत्याकांड की उमेश पाल का नाम हटा दिया था। उमेश पाल ही दरअसल हत्याकांड की पैरवी भी कर रहे थे। उमेश की पैरवी का नतीजा था 2009 में आरोप तय हो गए, अतीक पर आरोप तय हो गए, क्योंकि उमेश पैरवी कर रहे थे राजूपाल की हत्या के मामले में। 2016 में भी उमेश को अतीक ने धमकाने की कोशिश की। कोर्ट की, सुनिएगा ध्यान से, कोर्ट की चौथी मंजिल से उमेश को गिराने की तैयारी थी कि इसको आज नीचे फेंक देंगे। पीएसी मौके पर पहुंच गई और उमेश पाल की जान बच गई। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की सुनवाई को रोक दिया जाए। अतीक सुप्रीम कोर्ट चले गए, उमेश हाई कोर्ट चले गए कि जल्द केस का निपटारा किया जाए। इसी अपील पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई पूरी करने का आदेश दे दिया। अतीक को डर था कि उमेश पाल अतीक को सजा करा देगा। उमेश पाल के अपहरण मामले में भी कोर्ट का फैसला आना था। उमेश के मर्डर से दूसरे गवाहों को डराने का प्लान था अतीक का। उमेश की हत्या के खौफ में दूसरे गवाह गवाही देने से डरेंगे। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद हो गई है। राजू पाल और उमेश पाल की खुलेआम हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर मानी जाती है तो अतीक को फांसी की सजा होगी, कोई रोक नहीं सकता। यही बात कह रही हैं उमेश की मां और उमेश की पत्नी। सुनिए जरा, आज अतीक को लाया जा रहा है उमेश हत्याकांड में, तो उमेश पाल की माताजी और पत्नी क्या कह रही हैं। मेरे बेटे को जैसे उसने मौत के घाट पहुंचाया, मेरा परिवार इस समय रो रो के बिलक बिलक के इधर उधर भी कर रहा है, और उसके तो पूरे गुंडे वो जिंदे हैं, तो कम से कम गली गली भाग रहे हैं। इतना तो एहसास हो रहा है कि एक निर्दोष को हत्या कराने पे हमारी ये दशा है। अगर हम भी, हमारे घर से कोई मारा जाएगा तब किस तरह बिलक के रोएंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि मेरे बेटे के हत्यारे जो भागे हैं मिले, इनको काउंटर किया जाए। जैसे मेरे आदमी की इन्होंने हत्या कराई है, मैं भी मांग यही करूंगी कि इनको भी इनकाउंटर कराया जाए। एकदम सो जाए ना, बिल्कुल सो जाए, चैन की नींद क्या, वो एकदम सो जाए। जैसे मेरे आदमी को सुलाया वैसे खुद को सो जाए, वो सोए, उसका पूरा परिवार सो जाए। हम तो ये मांग करेंगे। अब तो आपने सुन लिया उमेश की माताजी को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो भागा भागा चल रहा है अतीक का बेटा असद, उसकी दुल्हनिया है एक, जिससे शादी होने वाली थी। अब वो सरेंडर करने की तैयारी में कर रही है। अतीक देख रहे हैं, और ये अतीक की बहन है आयशा नूरी, जो फरार है। अगली तस्वीर दिखाइए। अतीक का बेटा और आयशा की बेटी की शादी होने वाली थी, निकाह तय हो गया था। खबर यह मिल रही है कि अब असद तो फरार है, लेकिन उनजिला, जिससे असद की शादी होने वाली थी, वो सरेंडर करना चाह रही है। बाकायदा अर्जी लगाई गई है सरेंडर की। देखिए जरा, तो सरेंडर करने वाले 3 लोग हैं। कौन है ये? असद की होने वाली बेगम चाहती हैं सरेंडर करना। उमेश हत्याकांड में वांटेड है असद की होने वाली बेगम। आयशा नूरी की बेटी के साथ असद का निकाह होना था, और आयशा और 2 बेटियां हत्याकांड में फिलहाल वांटेड है। आयशा नूरी ने बेटियों के साथ सरेंडर की अपील की है। आयशा के पति इखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उमेश हत्याकांड में शूटर्स की मदद करने का आरोप है, और हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम इखलाक के घर गया था, यानी इन्हीं के घर गया था वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम। इसी मामले में आयशा और 2 बेटियां फरार चल रही हैं। आयशा नूरी की अपील पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने अगले 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद आगे की तस्वीर तय होगी कि आखिर होना क्या है। तो यह बात हो गई असद की दुल्हन की, जो सरेंडर करना चाहते हैं, और वो जो 2 गायब बेटे थे उनका पता चल गया। उनके बारे में आपको बताएंगे। तस्वीर है, नाबालिग है दोनों बेटे, देख रहे हैं हाथ में बंदूक है, इसीलिए इनका चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं। दोनों बेटों का पता चल गया है। ये दोनों बेटे कहां हैं? कोर्ट में पुलिस ने बताया ये बेटे एक बाल सुधार गृह में रखे गए थे। तो ये कहना था अतीक, ये अतीक के दोनों बेटे, डॉन के नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में बंद हैं, और एजम और अबान राजरूपपुर के बाल गृह में। यूपी राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इसकी जानकारी दी है बाकायदा, और बाल संरक्षण गृह में रोजा भी रख रहे हैं ये डॉन के बेटे। नाबालिग बेटों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है वहां। अतीक के बेटे अबान ने ही 16 सिम कार्ड अरेंज किए थे। बेशक नाबालिग हैं, लेकिन इन पर दूसरा आरोप है कि जो इस्तेमाल हुए सिम कार्ड, जो 16 आईफोन खरीदे गए थे, उसमें 16 सिम जो हैं इनके बेटे ने खरीदे थे। एक दोस्त की आईडी पर 2-2 सिम खरीदे गए थे। हर एक दोस्त को 5-5 हजार रुपए अबान ने दिए थे। अब इनके ऊपर अलग मामला चलेगा। अब मैं आपको सुनवा रहा हूं एक शख्स जिससे रंगदारी मांगी गई। अतीक के गुर्गे अभी खुले घूम रहे हैं, अब एक्शन की बारी उन पर है। एक शख्स से रंगदारी मांगी गई जिसका नाम है सुशील। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अतीक अहमद पूरे लाभ लश्कर के साथ हमारे होटल पे पहुंचे। अच्छा, हाँ, होटल पे पहुंचे। कितने लोगों का काफिला रहा हो? कितनी गाड़ी? कम नहीं रहे होंगे तो 25-30 आदमी होंगे, और कम से कम 12-15 गाड़ियां थी। अच्छा, हाँ, तो आए पहुंचे, कहने लगे कि आज तक जमीन तुम्हारी, कल से हमारी। अच्छा, ये कहते हुए धमका के, और सारे कैमरा यहाँ लगे हुए थे बंद करा दिए इसी होटल में, जहाँ इसी होटल में। हाँ, फिर फोटो वोटो खिंचवाया। कहने लगा अब जिसको भेजना है बता देना, हम आए। हमारे पहले अतीक ने कैमरे बंद करवाए जब यहाँ आए? हाँ, तुरंत आते ही कैमरे बंद करा दिए। हाँ, फिर वो कहने लगे जो भी फोटो अगर तुम्हारे पास हो तो जिसको दिखाना दिखा दो, दिखा देना, और कोई हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तो आपको जो करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन कल से वहां काम बंद होगा, वहां कोई जाएगा नहीं। चलिए, डॉन के बाद अब आपको लिए चलते हैं सियासत की दुनिया में, जहां से आज बड़ी बड़ी खबरें आई। बड़ी खबर यह है कि एक और पायलट टेक ऑफ कर सकता है। क्या पायलट टेक ऑफ करने वाले हैं? आज सचिन पायलट ने जयपुर में धरना दिया। ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहीद मैदान, जहां पर बैठे सचिन पायलट अनशन कर रहे थे गहलोत के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये हजारों लोग सचिन पायलट के समर्थन में, हजारों की भीड़ जुटी थी। सचिन पायलट गहलोत के खिलाफ अनशन करने बैठे थे कि गहलोत ने भ्रष्टाचार पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लेकिन मंच पर जो बोर्ड लगा था, इसमें न सोनिया गांधी की तस्वीर थी, न राहुल गांधी की, न प्रियंका वाड्रा की, सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर थी। यानी पोस्टर से वो भी गायब थे। तो सवाल यह है कि क्या अब सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का हाथ झटकने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, कपिल सिब्बल भी कांग्रेस छोड़कर चले गए, किरण कुमार रेड्डी ने भी पार्टी को गुड बाय कह दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस को डंप कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंता बिस्वा शर्मा आज कहां हैं सबको मालूम है। तो अब अगली बारी सचिन पायलट की है। दरअसल सचिन पायलट के आज के तेवर से साफ है कि उन्होंने गहलोत को ही नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान को भी चुनौती पेश कर दी है। वो अब कॉकपिट में बैठ चुके हैं, बस उड़ान कब भरेंगे इसका ऐलान बाकी है। तो आखिर पायलट टेक ऑफ करेंगे क्या, और टेक ऑफ करना क्यों चाहते हैं? पायलट का मकसद क्या था? दरअसल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चाह क्या रहे हैं इस वक्त। वो चाह जो रहे हैं, वो चाह तो वैसे बहुत पहले से रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सचिन पायलट खड़े हैं, और ये जो बार बार रनवे से निकल रहा है प्लेन, सचिन पायलट समझ लीजिए इस प्लेन के पायलट हैं, और कब टेक ऑफ कर जाएं कोई नहीं जानता। पायलट ने 1 दिन का अनशन रखा।
अनशन गहलोत सरकार के खिलाफ था और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब सोचिए, चुनाव से 6 महीने पहले कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करिए, 4.5 साल नहीं बोले। पायलट के निशाने पर सीधे अशोक गहलोत थे। दरअसल वजह कुछ और है। सवाल यह है कि वो अनशन को मजबूर क्यों हुए, क्योंकि उनके हाथ से वक्त निकला जा रहा। राजस्थान चुनाव में महज 6 से 7 महीने बचे। 2018 में इन्हीं की अगुवाई में पार्टी चुनाव जीत गई। सबको लगा और इनको खुद भी लगा कि अब तो सीएम बनी जाऊंगा, लेकिन आला कमान ने गहलोत को सीएम बना दिया और इन्हें इंतजार करने को कहा। पायलट से कहा अभी कुछ वक्त रुकिए, आप इंतजार करिए वक्त के साथ, लेकिन इन्हें किनारे ही लगा दिया। गहलोत सरकार पर पार्टी दोनों पर हावी हो गए। गहलोत के पास सब कुछ है, सरकार भी और पार्टी भी। उन्होंने आला कमान को भी घुटने पर ला दिया। अब मजबूरन आला कमान गहलोत के साथ खड़ा हो गया है आकर। पायलट के पास बगावत के सिवा कोई और चारा बचा नहीं है। इसे गहलोत के बयान से भी समझा जा सकता है। गहलोत ने क्या कहा? गहलोत ने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 बनेगा, यानी गहलोत मूड बना चुके हैं। इस चुनाव में भी वो जीतेंगे और 25 तक लेकर 30 तक लेकर जाएंगे। मतलब सरकार बनी तो गहलोत सीएम रहेंगे। अब ऐसे में पायलट के पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय ये टेक ऑफ करने के। इसलिए पायलट ने आर पार का फैसला कर लिया है अब, और पायलट के लिए डू और डाई सिचुएशन हो गई, वरना ऐसे निकल जाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पायलट। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित, और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। सचिन पायलट कह रहे हैं जवाब नहीं आया, चिट्ठियां बहुत सी लिखी मुख्यमंत्री, सुनी नहीं रहे मेरी। अब देखिए जरा उस पर सियासी घमासान कैसे छिड़ा है। यह है सुखजिंदर रंधावा, जिन्होंने कहा पायलट का अनशन गलत है। और सलमान खुर्शीद लिख रहे हैं जो भी बात होनी चाहिए घर में होनी चाहिए। पायलट ने कोई लक्ष्मण रेखा पार नहीं की है। नाना पटोले ने लिखा पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है, गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। अलका लांबा ने लिखा पार्टी में अनुशासन जरूरी है, पायलट को लिखित में बता दिया गया है, अनुशासित सिपाही की तरह पार्टी का सम्मान करें, यह अलका लांबा ने कहा है। आइए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पायलट अनशन करते रहे, 4 बजे तक अनशन किया और उसके बाद देखिए पायलट जब निकले तो समर्थकों से घिरे हुए थे पायलट, और उसके बाद देखिए जरा आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चुनाव कुछ महीने बाद है, इसी साल चुनाव होने। जरा इससे पहले की चुनाव की स्थिति देखिए। अगर सचिन पायलट चले गए तो कांग्रेस का हश्र क्या होगा सोचिए। ये आप देख रहे हैं 2018 में जो चुनाव हुए राजस्थान में, 200 सीटें राजस्थान में विधानसभा की, 99 थी बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 73 और बीएसपी के पास 6 और अन्य के खाते में 22 सीटें थी। उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव, बीजेपी के पास 25 और कांग्रेस के पास थी 0। ये आंकड़ा था लोकसभा सीटों का। अब आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पायलट
और गहलोत में कौन इस वक्त ज्यादा ताकतवर है? ये आपके सामने सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत। पायलट के पास कम विधायकों की ताकत है, संख्या बल में गहलोत पायलट पर भारी है। पायलट के पास 15 से 20 विधायक हैं और अशोक गहलोत के पास 80 से ज्यादा विधायक हैं। आलाकमान पर लगातार दबाव बना रहे हैं सचिन पायलट। 2022 में बगावती तेवर से अपनी कुर्सी मजबूत कर लिए गहलोत ने। नंबर गेम में पायलट पर भारी पड़े हैं अशोक गहलोत, लेकिन गहलोत ने जादूगरी दिखाई और प्लान को पायलट के फेल कर दिया। सचिन पायलट प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और अशोक गहलोत सोनिया गांधी के खासम खास हैं। आपको बताऊं कि पेपर लीक मुद्दे पर गहलोत सरकार को सचिन पायलट ने घेरा। पेपर लीक मुद्दे पर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाई, सरकार की इज्जत बचाई गहलोत ने। उन्होंने कहा मैंने तो बुलडोजर चलवा दिया। पेपर लीक पर पायलट हमलावर थे तो गहलोत ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर ली। अब आपको दिखाता हूं, लेकिन अगर सचिन पायलट चले गए तो सचिन पायलट अकेले नेता नहीं है कांग्रेस की। लंबी चौड़ी लिस्ट है, पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बारी बारी सभी बिछड़ चुके हैं, सभी चले गए हैं बारी बारी। ये आप देख रहे हैं, ये सब कभी राहुल गांधी के साथ हुआ करते थे। ये जो इधर खड़े हुए हैं ये कभी इधर खड़े होते थे, लेकिन आज सब दूर हो गए। शुरू करते हैं। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी पहले कांग्रेस में थे। सर्बानंद सोनोवाल सरकार में मंत्री बने और बीजेपी ने पूर्वोत्तर की कमान दे रखी है हेमंता बिस्वा शर्मा को। अगला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया बीजेपी से ही आते हैं, बीजेपी में आते ही कार्य समिति में शामिल हो गए और मोदी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। फिलहाल उन्हें मध्य प्रदेश का भावी सीएम माना जा रहा है। अगला नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इधर ही थे पहले। काफी समय से गवर्नर बनाए जाने की चर्चा चल रही है। खबर यह है कि उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अगला नाम है जितिन प्रसाद। ये भी राहुल के बहुत करीबी हुआ करते थे। जितिन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री है, तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसा अहम विभाग भी सौंपा गया है। एक और नाम है गुलाम नबी आजाद। आजाद ने नई पार्टी बना ली है, पहले राहुल गांधी के साथ थे। जम्मू कश्मीर चुनाव में किस्मत आजमाएंगे आजाद। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं जम्मू कश्मीर में। कपिल सिब्बल राहुल गांधी के खास थे। सिब्बल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और सपा के समर्थन से राज्यसभा के सांसद हैं। अगला नाम है पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी का। 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए। कर्नाटक में पार्टी इनका इस्तेमाल करेगी और कर्नाटक में चुनाव प्रचार से इनकी शुरुआत होगी। ये जो नाम है ये सिर्फ गिनती के साथ नाम है। ऐसे 70 नाम हैं जो साथ छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी को यह सोचना पड़ेगा कि इनका साथ क्यों छोड़कर गए। एक राहुल गांधी के बहुत करीबी जिगरी यार जो साथ छोड़कर गए, जो आज मंत्री हैं, उनसे राहुल गांधी की लड़ाई हो गई। ये आप देख रहे हैं, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने पहले सिंधिया को टारगेट किया। दिखाइए अगली तस्वीर। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। नीचे लिखा है, देखिए ADANI लिखा है अडानी, और अगर देखिए अडानी के डी पर लिखा है राहुल ने सिंधिया, यानी राहुल ने अडानी के बहाने सिंधिया को टारगेट किया। सिंधिया को यह बात अच्छी लगी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, सिंधिया और राहुल गांधी आमने सामने आ गए। ट्विटर पर दोनों में घमासान मच गया। एक ट्वीट सिंधिया कर रहे थे तो दूसरा राहुल गांधी या उनका कोई समर्थक कर रहा था। देखिए जरा, राहुल और सिंधिया में ट्विटर पर जंग। सिंधिया ने लिखा, राहुल गांधी स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और मूव कीजिए इसे, स्वार्थ की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। उस पर कहा गया जयराम रमेश की तरफ से सिंधिया को सुभद्रा कुमारी चौहान की किताब पढ़नी चाहिए। सिंधिया ने कहा आगे, कांग्रेस पार्टी गद्दार है और देशद्रोही भी है। उसके लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, बाकी सभी लोग थर्ड क्लास सिटीजन हैं। पहले भी लोगों की सांसदी गई है। राहुल जैसा व्यवहार किसी ने नहीं किया है। वो लोकतंत्र की नहीं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देशद्रोही वाली है। कांग्रेस सांसद सेना न्यायालय पर सवाल उठाती है। उस पर जवाब दिया जयराम रमेश ने। उन्होंने लिखा, राजवंश की यानी सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों के साथ दिया था।
इस पर सिंधिया ने जवाब दिया, रमेश को कविताएं कम इतिहास ज्यादा पढ़ना चाहिए। उस पर जवाब दिया रमेश ने, गद्दार कहने वाले ने स्वार्थ के लिए पार्टी बदल ली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, कांग्रेस में मर्यादा और विचारधारा नाम की चीज नहीं बची है। मेरा परिवार हमेशा से जनता के प्रति जवाबदेह रहा है। जयराम जैसे लोग स्वयं के प्रति समर्पित रहे हैं। इस पर लिखा, राहुल गांधी ने सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, राहुल गांधी अब एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य का ये सीधा टारगेट राहुल गांधी पर था। इसे मूव कीजिए, आगे मूव हो गई। सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं, यह कहा गया। अब आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। राहुल गांधी एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आपको बताऊं। राहुल गांधी बार बार अडानी पर हमला कर रहे हैं। यह बात अलग है कि अडानी ने कांग्रेस शासित राज्य में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इस पर चुप रहते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। राहुल गांधी ने ट्विटर ग्राफिक्स अगर आपके पास हो तो वो जो शुरू में आपने अडानी ग्राफिक जो पिक्चर ग्रैब चलाया, प्लीज वो प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं। तो आज अडानी ने इस पर भी जवाब दिया है कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं और कहां से आए हैं। ये राहुल को अडानी का जवाब है। देखिए, पहली बार इस तरह का जवाब दिया है अडानी ने राहुल ने दरअसल पूछा था 20,000 करोड़ किसके हैं। सच्चाई छिपाने भटकाने का भी आरोप लगाया था राहुल के सवाल पर अडानी ने पलटवार किया। अडानी ग्रुप ने 4 साल का पूरा हिसाब राहुल गांधी को दे दिया। अडानी ग्रुप ने कहा कि ग्रुप की कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की हिस्सेदारी बेची गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का हिस्सा भी हमने बेचा है। हिस्सेदारी बेचकर 23,000 करोड़ रुपए जुटाए हमने। इनमें से 20,000 करोड़ फिर बिजनेस में लगाया है। इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अडानी में निवेश किया है और इंटरनेशनल होल्डिंग अबू धाबी की कंपनी है। अडानी ग्रुप ने कुछ भी गलत नहीं किया है। मालिकाना हक और फंडिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता है, लेकिन उसे बर्बाद करने की प्रतियोगिता चल रही है। यह जवाब राहुल गांधी को है अडानी का। लेकिन अडानी के नाम पर राहुल खुद नुकसान उठाने वाले हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मोदी से यारी अब विपक्ष पर भारी पड़ रही है। शरद पवार को पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं, राहुल से अलग लाइन ली हुई है। राहुल अडानी पर हमला कर रहे हैं, पवार अडानी के साथ खड़े हैं। तो क्या शरद पवार, अगली तस्वीर दिखाइए, राहुल और उद्धव का साथ छोड़कर अलग हो जाएंगे? शरद पवार क्या मोदी के साथ आ जाएंगे? मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पवार की जो पॉलिटिक्स है उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। रिपोर्ट देखिए। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की, एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था। उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है। शरद पवार ने बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान जिससे मोदी की ताकत और बढ़ेगी, कांग्रेस कमजोर होगी और उद्धव को लगेगा जोर का झटका। पवार के जिस अनुभव पर विपक्ष इतरा रहा था, उसे भी अब समझ नहीं आ रहा कि पवार उनके साथ हैं या मोदी के साथ। हम लोग सब एक ही विचार के तो नहीं हो सकते ना, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग मस्तिष्क हैं, अलग अलग दिल है, अलग अलग दिमाग है।
तो जो समझ में किसी को आता है वो अपनी बात कहता है, हर एक की बात का सम्मान होना चाहिए। लोकसभा में और राज्यसभा में और सदन से बाहर भी 99% सवालों पर एनसीपी संयुक्त विपक्ष के साथ है। किसी घटनाक्रम पर सबका आंकलन अलग अलग हो सकता है। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि उनका दायां हाथ क्या करता है, बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता। पवार का पावर गेम वही समझ सकता है जिसने उन्हीं की तरह दशकों तक राजनीति और जनसेवा की है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या शरद पवार उद्धव और राहुल को गुगली देने वाले हैं? क्या 2024 से चुनाव से पहले और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी है? ये आप देख रहे हैं। क्रीज पे दूसरी तरफ आपको 3 लोग खड़े नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल भी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। और इधर मोदी हैं और शरद पवार। पवार की पार्टी के रुख से विपक्ष परेशान है। कई मुद्दों पर एनसीपी मोदी सरकार के साथ है। जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर बड़ा हमला कर रही है, एनसीपी उन मुद्दों पर विपक्ष से अलग खड़ी है। यानी पवार के कदम मोदी के करीब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अडानी मुद्दे पर उसने विपक्ष से अलग राय रखी। एनसीपी ने कहा अडानी जैसे उद्योगपतियों से देश को फायदा हुआ। अडानी जैसे उद्योगपति रोजगार बढ़ाते हैं, किसी को टारगेट करने के लिए आरोप लगाना ठीक नहीं है। जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग को झटका दिया। कहा अडानी मसले पर जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है, यह शरद पवार ने कहा। राहुल गांधी एंड टीम जेपीसी चिल्ला रही थी। पवार साहब ने कहा जेपीसी की कोई जरूरत नहीं। पीएम की डिग्री वाले मामले की भी हवा निकाल दी। कहा प्रधानमंत्री की डिग्री कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। केजरीवाल हर सुबह उठते हैं और डिग्री मांगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था पर विपक्ष बात करे। उद्धव और केजरीवाल की पार्टी की मुहिम को यह बड़ा झटका है। सावरकर मुद्दे पर भी राहुल से अलग लाइन ली। महाराष्ट्र में मंच से सावरकर की तारीफ की शरद पवार ने। कहा सावरकर का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं, सिर्फ पवार नहीं, भतीजे की लाइन भी अलग है। अजित पवार की बात मैं कर रहा हूं। भतीजे ने भी जो लाइन ले रखी है वो इशारा कुछ और कर रहा है। अजित पवार क्या कह रहे हैं देखिए जरा। अजित पवार भी जो सिग्नल दे रहे हैं वो कांग्रेस यानी राहुल गांधी और उद्धव को की पेशानी पर बल लेकर आ रहा है, शिकन लेकर आ रहा है। अब देखिए हुआ क्या। महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण की सुगबुगाहट है। एनसीपी महाअघाड़ी से अलग हो सकती है, यानी शरद पवार उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। पवार की पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन तोड़ सकती है, बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। हाल फिलहाल में एनसीपी की बीजेपी से करीबी बढ़ी है। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया। वहीं अजित पवार ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। कहा 14 और 19 में बड़ी जीत मोदी का चमत्कार थी। ये ईवीएम से छेड़छाड़ की बात को भी गलत बताया है। नाम लिए बिना उद्धव के बयान का विरोध किया है और लोगों को समझ नहीं आता माइक मिलने पर क्या बोलें। उद्धव ने फडणवीस को कहा था बेकार कहा था, और अजीत ने कहा यानी इनके भतीजे ने कहा कि शरद पवार जैसे नेताओं से बोलना सीखें। पीएम के खिलाफ गलत बयानों से भी एनसीपी नाराज है। एनसीपी को मराठी वोट बैंक की भी चिंता है। अब जरा सुनिए, ये जो इक्वेशन चेंज हो रही है इससे परेशान है सब। जरा सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। अगर ये राष्ट्रवाद के मार्ग पे राष्ट्रवादी आना चाहती है तो आपको भी क्या ऑब्जेक्शन है भाई? अच्छी बात है ना, क्यों उनको, अगर वो आना चाहते हैं, देश के हित में अगर बात करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पत्रकार भाइयों ने भी तो उसका स्वागत करना चाहिए कि ये उद्धव जी के साथ जाकर राज्य में एक हुकुमशाही के मार्ग में महाराष्ट्र को ले जाने के बजाय जनतंत्र के मार्ग पर जानदार शानदार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या आक्षेप होना चाहिए? कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पास पूरा प्लान तैयार है। अब कोई भी धोखा लेने का हम लोगों को, अब हम किसी को मौका नहीं देंगे। हमारी पूरी तैयारी है और उसकी तैयारियां हमने शुरू कर चुके हैं।
तो कांग्रेस कह रही है हमारी पूरी तैयारी है, कांग्रेस ने प्लान बी बनाया है। वो प्लान बी क्या है आज तक कोई समझ नहीं पाया। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।